पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ऑन रबिंग इज, यानी रगड़ के द्वारा जो उत्पन्न विद्युत होती है वो कैसी विद्युत होती है? रगड़ के द्वारा। तो आप सब जानते हो कि दो वस्तु को जब हम रब करते हैं उनका मतलब इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है, जब दो वस्तु को रब करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे ट्रांसफर होता है। पहला वाला पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरा वाला जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है निगेटिव चार्ज हो जाता है। और इस विद्युत को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, स्थिर वैद्युत के नाम से जानते हैं। और विद्युत धारा क्या होता है? तो जब चार्ज पास करता है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से तो उसी को हम करंट बोलते हैं, I = Q/T। ठीक है, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? स्थिर वैद्युत होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, when a person combs his hair, a static electricity is sometimes generated by what process? Contact between the comb and hair result in a charge. Friction between the comb and hair result in the transfer of electrons. Conduction between the comb and hair, induction between the comb and hair। मतलब बच्चों क्वेश्चन ये है कि जब हम अपने बालों को कंघी करते हैं, तो वहां पे जो आवेश उत्पन्न होता है, वहां पे जो विद्युत उत्पन्न होती है वो किस कारण से होती है? तो सिंपल सी बात है, जब हम कंघी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक से दूसरे स्थान पे और उसके वजह से वहां पे विद्युत उत्पन्न होता है। तो कंघी व बालों के मध्य घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के रूप में कंघी करते हैं बाल में, तो वहां पे घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और कंघी में छोटे छोटे कणों को आपस में आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी। फ्रिक्शन बिटवीन द कॉम्ब एंड हेयर रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बालों को कंघी करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और उसके बाद वहां पे चार्ज उत्पन्न होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are two types of electric charge, positive charge and negative charge. The property which differentiate the two types of charge is field of charge, amount of charge, strength of charge, polarity of charge। देखो, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, आप सब जानते हो, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, तो आवेश का वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है। तो हमने पढ़ा था कि पोलराइजेशन मतलब एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे निगेटिव, तो जब किसी सिस्टम में पॉजिटिव और निगेटिव आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव है वो किस चीज से पहचान होगा? तो आवेशों के ध्रुवणता से, आवेशों के पोलराइजेशन से। ठीक है, पोलराइजेशन से। मैंने आपको बताया भी था बच्चों, अगर याद हो तो पिछले लेक्चर में, कि यहां पे देखो न्यूक्लियस है और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और जब इसके पास में आप एक पॉजिटिव चार्ज लेके जाते हो तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है डिस्टोर्ट हो जाता है कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये पोलराइज हो जाता है पॉजिटिव और इधर क्या हो जाता है? निगेटिव। ठीक है, तो जो भी पॉजिटिव निगेटिव का पता लगता है चार्ज का, वो उसके पोलराइजेशन प्रॉपर्टी के कारण ही पता चलता है, ध्रुवणता के कारण। अगर पोलराइजेशन के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पीछे का जो मेरा 2 लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैट्स का, उसे आप देख सकते हो। उसके बाद जीवन में कभी भी पोलराइजेशन में दिक्कत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन वी रब ए ग्लास रड विथ सिल्क क्लॉथ? क्या होता है जब हम एक कांच के टुकड़े को यानी कि ग्लास रड को हम लोग सिल्क से रगड़ते हैं? तो मैंने बताया था आपको वहां पे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में कि जब ग्लास रड को सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ पे चले जाते हैं। तो ग्लास रड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और सिल्क क्लॉथ निगेटिव चार्ज हो जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनात्मक आवेशित हो जाती है तथा रेशम का कपड़ा ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। ये बात सही है। कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो, यह भी बात सही है। रगड़ने की क्रिया में नया आवेश उत्पन्न होता है? बिल्कुल नहीं। देखो, कभी भी आवेश नया उत्पन्न नहीं होता है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज कंजर्व्ड ऑलवेज।
तो आवेश नया उत्पन्न नहीं होता, नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है पूरे यूनिवर्स में। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि नया आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन ये होता है कि जब कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे चले जाते हैं, तो रेशम का कपड़ा निगेटिव चार्ज और कांच की छड़ पॉजिटिव चार्ज। कांच की छड़ पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक और रेशम की छड़, तो दोनों सही होगा, अर्थात डी ऑप्शन होगा, ए एंड बी। इसका क्या होगा, ए एंड बी, ए भी सही है और बी भी सही है। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्लास रड आर ट्रांसफर्ड टू द सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रड गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ गेट्स निगेटिव चार्ज। ठीक, चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when two bodies are rubbed against each other they acquire equal and similar charges, equal and opposite charges, unequal and similar charges। जब दो पिंड आपस में एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाएं यानी उनके बीच में घर्षण हो रहा है, तो दोनों इक्वल अमाउंट में और अपोजिट चार्ज गेन करते हैं, इक्वल अमाउंट में और अपोजिट चार्ज गेन करते हैं। तो जो एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं तो इक्वल अमाउंट में यानी समान में विजातीय आवेश, समान और विजातीय आवेश यानी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जैसे अपने पास एक ग्लास रड है और ये क्या है, सिल्क क्लॉथ है, तो इसको आपस में रब करेंगे, ठीक है, घुस घुस, तो इसके बाद यहां से मान लो 5 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ, तो इस पे 5 पॉजिटिव और इस पे 5 निगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट में एक्वायर एन एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ चार्ज बाय, एक्सेस या डिफिशियंसी, इस पे बहुत जोर दिए थे हम पिछले क्लास में, ठीक है। एक्सेस मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ना एक्सेस हो सकता है ना डिफिशियंसी, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में एक्वायर एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ चार्ज बाय हैमरिंग, शेकिंग, हीटिंग की रबिंग। तो रबिंग रगड़ने के द्वारा, रगड़ के द्वारा, पिटकर, गर्म करके, हिलाकर, क्या ही ऑप्शन बनाया है भाई, हिलाकर, पिटकर, गर्म करके और रगड़कर। तो बॉडी को सिर्फ रगड़ने, हिलाने से थोड़ी ना कुछ होगा, वहां पे कांटेक्ट में आना चाहिए, ठीक है। गर्म करने पे भी मैंने बताया था कि कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, तो पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्माइनिक इमिशन, ठीक है। और यहां पे जो है वो किससे होगा, ऑप्शन हमारा होगा रगड़कर, ठीक। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट चार्ज्ड व्हेन इट हैज ए चार्ज इम्बैलेंस विच मींस द, मतलब एक वस्तु को जब आवेशित किया गया तो वहां पे चार्ज इम्बैलेंस है, यानी कि आवेश का असंतुलन है, आवेश का असंतुलन। आपको बताना है ये असंतुलन किसके कारण से हुआ, इनबैलेंसिंग किसके कारण से हुआ। ऑब्जेक्ट कंटेन्स नो प्रोटॉन्स, ऑब्जेक्ट कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्जेक्ट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। भाई देखो, जब इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो ही जाएंगे तो फिर इनबैलेंसिंग कहां से होगा, वहां तो बैलेंस होगा, चार्ज बैलेंस, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। अनबैलेंस कह रहा है तो ऑब्जेक्ट कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, अनइक्वल रहेंगे तभी चार्ज इम्बैलेंस होगा, चार्ज का, आवेश का असंतुलन होगा। वस्तु आवेशित हो जाती है जब उसके पास असंतुलित आवेश होता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि वस्तु में बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन शामिल नहीं है, तभी जाके ही असंतुलित हुआ है। बराबर रहेंगे तो संतुलित हो जाएगा भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर तो हम जानते हैं कि सिल्वर होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट सिल्वर होता है। यहां पे सिल्वर नहीं है तो यहां पे फिर कौन होगा, कॉपर होगा। सिल्वर के बाद बेस्ट कंडक्टर कौन होगा, कॉपर होगा। तो सबसे बढ़िया कौन हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। इनमें से कौन कुचालक नहीं है, कुचालक, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी या कुचालक। तो ड्राई एयर कुचालक है, शुष्क हवा, नमी नहीं है तो कुचालक है। डायमंड हीरा कुचालक है। एबोनाइट, कांच की छड़, एबोनाइट का मतलब क्या होता है, कांच की यानी प्लास्टिक की हार्ड छड़ होती है, प्लास्टिक की हार्ड कठोर छड़ होती है। और ह्यूमन बॉडी यही चालक है। तो हमारा मानव शरीर जो है विद्युत का सुचालक है। जोरों का झटका है, जोरों से लगा, तो क्यों लगा, क्योंकि सुचालक था, ठीक है।
नेक्स्ट, ए मेथड फॉर चार्जिंग ए कंडक्टर विदाउट बियरिंग ए चार्ज बॉडी इन कॉन्टेक्ट। विदाउट, ध्यान दो वर्ड पे ध्यान दो, विदाउट इन कॉन्टेक्ट यानी बिना कॉन्टेक्ट में लाए जब हम चार्ज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो बिना कॉन्टेक्ट में चार्ज करते हो, बिना कॉन्टेक्ट में लाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन यानी प्रेरण। क्या बोलते हैं? प्रेरण। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अपने पास मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर, तो मेटल स्फीयर है, अभी मान लो न्यूट्रल है। अब इसके बगल में हम एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने लगेंगे। तो जब इस तरफ मूव करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है स्फीयर का निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये वाला जो है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण यानी इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। तो क्या होगा? स्थिर विद्युत प्रेरण, स्थिर विद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा बच्चों। चलो नेक्स्ट, अगला है ए कंडक्टिंग स्फीयर इज निगेटिवली चार्ज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक कंडक्टिंग स्फीयर, एक चालक गोला है, गोला यानी विद्युत का सुचालक है और गोला है, यानी मेटल स्फीयर मान लेते हैं, धातु का गोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और निगेटिवली चार्ज है। कैसा कह रहा है? निगेटिवली चार्ज है। तो निगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होगा। अब देख लेते हैं कौन अच्छा दूसरे तरीके से है, दूसरे तरीके से ऑप्शन है। अब देखो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग यानी कंडक्टिंग का मतलब मेटल स्फीयर हम मान सकते हैं। तो मेटल स्फीयर को अगर हम चार्ज देंगे बच्चों तो सारा चार्ज जो है इसके सरफेस पे आएगा। कहां पे आएगा? सरफेस पे आएगा, सरफेस पे आएगा। मेटल में क्या होता है, एटम में क्या होता है, नन मेटल में क्या होता है जब हम चार्ज देते हैं। तो इस सारा कहानी बहुत अच्छे से सेकंड वाला लेक्चर में बताया गया है बच्चों। फर्स्ट सेकंड लेक्चर जरूर देखना, आपको बहुत, आप कहीं भी पढ़ते हो बस मेरा लेक्चर देखो, आपको कुछ ना कुछ हमेशा नया देखने को मिलेगा। और जो मतलब समझाया हुआ है जिस तरीके से, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ टॉपिक वैसा है जो नहीं समझ में आता है क्लासरूम में, तो यहां पे आपका क्लियर हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं उसकी। तो जो भी चार्ज देंगे उसके सरफेस पे जाएगा। जब भी किसी सुचालक को, स्फीयर को चार्ज देते हैं उसके बाहरी सरफेस पे चला जाता है, क्योंकि चार्ज दूर रहना चाहता है। बट अगर कोई कुचालक पदार्थ है उसको चार्ज दोगे तो जहां दिए वहीं पुचुक से बैठ जाएगा। ठीक, तो जब एक चालक गोले को ऋणात्मक आवेशित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? समान संपूर्ण आयतन पे बिल्कुल नहीं, अंदर थोड़ी जाएगा। आवेश गोले के केंद्र पर बिल्कुल नहीं, आवेश गुरुत्व के कारण बिल्कुल नहीं, आवेश गोले के पृष्ठ पर, यही होगा, गोले के पृष्ठ पर। द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सवाल आ गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सब। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप साइड से कभी भी टाइम निकाल के देख सकते हैं। और बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो एक बार इसको लाइक भी कर देना। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा।